नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से अभिषेक हैं। तो बाजार में आज कोई बड़ी रिकवरी का मूड तो नहीं दिखा, लेकिन बैंक जरूर सुधरे हैं और स्पेशली मिड कैप बैंक्स। ये सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है, जितने भी मिड कैप बैंक्स हैं, चाहे वो पीएनबी जैसे बैंक्स हो, आईओबी, सीएसबी बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, वहां पर अच्छे डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। और क्या इससे मोमेंटम पूरे बैंक्स का सुधर सकता है? आपको याद होगा एचडीएफसी, हम ये बात सुबह भी कर रहे थे कि लार्ज कैप बैंक्स में एचडीएफसी बैंक भी कोई वीकनेस का साइन नहीं दिखा रहा। तो कहीं ना कहीं बैंक्स के गेन्स होल्ड अप हैं। यूएस मार्केट से जो कल हमें क्यूज मिले थे, उसमें भी वहां बैंक्स और फाइनेंशियल्स की पोजीशनिंग अच्छी थी। डाउ ऊपर बंद हुआ था, आईटी पिटा था। और यही आज सुबह हमने एक व्यू भी रखा था कि क्या आज आईटी स्टॉक्स थोड़े ड्रैगर हो सकते हैं और बैंक्स लीड ले सकते हैं। तो आपको क्लियरली ट्रेड में यही दिखा है। बैंक्स अपने निचले लेवल से 250 अंक सुधरे हैं। मिड कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में ज्यादा मूव आपको इनफैक्ट देखने को मिली है। और इनफैक्ट निफ्टी पर आज बड़ा ड्रैग जो है वो क्योंकि आईटी स्टॉक का आ रहा है और वहां पर अब आईटी के नंबर्स भी आगे आने वाले हैं। नैस्डैक की कल की मूव को पिक किया है बाजार ने और वहां से आप देखें जो दो ग्लोबल सेक्टर्स कहे जाते हैं, आईटी और मेटल, ये दो बड़े ड्रैगर हैं। यहां पर रिकवरी आज दिन भर में बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं हो। क्या बाजार थोड़ा वक्त और गुजार सकता है? हम 21,600 के भी अब नीचे है। टेक्निकल लेवल्स क्या यहां से वॉच करने होंगे? बैंक निफ्टी, इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो क्या उस वजह से मोमेंटम है? वहां पर भी नहीं तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। ये सारी बातों का जवाब अगले 1 घंटे होगा आपके साथ। हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, विवेक कारवा है हमारे साथ, कुणाल परार हैं और साथ ही जय पटेल भी हैं। इनसे बात भी करेंगे और इनके टेक्निकल लेवल्स भी समझेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्विकली चलिए समझते हैं। विवेक तो बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देंगे, लेकिन एक बार पहले क्विक चेक टेक लेवल्स पर ले लेते हैं। कुणाल और जय हमारे साथ। कुणाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप वॉच कर रहे हैं नीचे की तरफ इंडेक्स पे? आज सुबह ही बात ऐसी हो रही थी कि शायद थोड़ा ड्रैगर हो सकता है निफ्टी, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी शायद थोड़ी सी मूव दिखा सकता है। वैसा ही रिवर्ट ट्रेड देखने को मिला भी है। आप इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं इस वक्त? प्रियंका जी, मेरा जो व्यू है इंडेक्स का वो बायो डिक्लाइन के साथ ही है। नाउ ऊपरी लेवल से जो ये मोमेंटम देखने को मिला है, पहले भी कई बार हमें ये मोमेंटम देखने को मिला है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। एंड जैसे ही एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, वहां से ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिले हैं। तो फिलहाल जो सपोर्ट निफ्टी में हमें देखने को मिला है, वो सपोर्ट आ रहा है नीचे में 21,450। नाउ ये सपोर्ट का महत्व इसलिए है क्योंकि उसने 27 दिसंबर को एक गैप अप ओपनिंग दिया था। एंड उसका जो विंडो है, विंडो का अगर मैं लोअर रेंज की बात करूँ तो लोअर रेंज का जो सपोर्ट आ रहा है वो 21,450 के अराउंड है। तो 21,450 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल निफ्टी अगर हमें दिखाता है स्पॉट में, तो मुझे लग रहा है कि वहां से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। वापस हमें नए हाई वहां पे निफ्टी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी जो लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए वो लेवल आ रहा है नीचे में 47,400। एंड पहले भी ये लेवल का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाए थे। एंड अभी भी फिलहाल देखने जाओ तो इंट्राडे में जो लो बनाया है वो लो भी इसी लेवल पे बनाया है। तो 47,400 का सपोर्ट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। अगर वो ब्रेक होता है तो माइनर करेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसके ब्रेक होने के चांसेस कम है। तो 47,400 बैंक निफ्टी में हमें ये सपोर्ट ध्यान में रख के चल रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात तो हो गई कुणाल से। अब एक बार जय से भी क्विकली समझ लेते हैं। अभिषेक भी है हमारे साथ। अभिषेक भी मार्केट को इस वक्त रीड कर रहे होंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। आप कैस कॉल लेना चाहेंगे? अरे प्रियंका, मार्केट में ऐसे कुछ तो रीड करने के लिए है नहीं, बिकॉज एक रेंज में ही है बाजार। मतलब सुबह के सत्र में जो हमने लेवल्स देखे, मतलब परिवर्तन हो नहीं रहा। आप देखिए 15 मिनट बाद आप स्क्रीन देखिए, आपको वही लेवल दिखेंगे। आधे घंटे बाद देखिए वही लेवल दिखेंगे। निफ्टी है 125 करीब नीचे, और निफ्टी बैंक में रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी, और हम देख रहे हैं कि अब वो भी जाके बिल्कुल स्थिर हो गया है। 47,700 के आसपास से निफ्टी बैंक, हल्की सी गिरावट वहाँ पर भी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से अगर आप देखेंगे, अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे, तो वो थोड़ी सी आपको टिल्टेड दिखेगा तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में। इस वक्त करीब 1300 शेयर हैं एनएसई पर हरे निशान में, और उसके मुकाबले करीब 1000 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। और जैसा कि प्रियंका बता रही थी आपको कि जो दो ग्लोबल सेक्टर हैं, मेटल, आईटी, वहाँ से पूरी तरह से कमजोरी हो, और उसी की गिरफ्त में अगर हम आज कहें बाजार कारोबार कर भी रहा है। लेकिन ट्रेड्स आपको मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे, ये हमारा वादा भी है और हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा आपके साथ है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जय, आपसे जानेंगे कहाँ पर मौके आपको दिख रहे हैं? क्या तेजी के ही सौदे हैं या फिर एक बाई का है, एक सेल का है?
So, good afternoon, Abhishek ji, Priyanka ji, and everyone on the panel. So, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने जाए तो वैसे कुछ ट्रेडिंग के लिए है नहीं, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक आज ज्यादा मूव लग रहा है मुझे। इंडेक्स स्पेसिफिक काफी बोरिंग है, ऑल्दो बैंक निफ्टी ने काफी रिकवर किया। पर निफ्टी की बात करें तो 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो वहां पर थोड़ा कंसर्निंग है। बट हाउएवर व्यू मेरा बुलिश साइड पर ही रहेगा। दोनों बाय कॉल है। आईआरएफसी पहला रहेगा। आईआरएफसी पर हम देखें तो कंटिन्यूसली 101 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है पिछले बीच आधे घंटे से। सो वहां पर मुझे बाय की सलाह रहेगी। 106 के टारगेट ये स्टॉक में हम ले सकते हैं और 98.7 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। आईआरएफसी आज बात करें तो इरकॉन में काफी अच्छा मूव आया, राइट्स पर अच्छा मूव था, तो आईआरएफसी में काफी अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, सो वहां पर मूव आ सकता है रेलवे स्टॉक से। दूसरा जो स्टॉक होगा वो फ्यूनिक्स मिल होगा। फ्यूनिक्स की बात करें तो काफी अच्छा चार्टिकली ये स्टॉक दिख रहा है मुझे। 2290 के अराउंड अभी भाव चल रहा है। आज के दिन में पर्टिकुलर डेली चार्ट पर हम देखें तो एक सपोर्ट के वहां से ये स्टॉक ऊपर आया है और मुझे लग रहा है काफी अहम सपोर्ट था ये। टारगेट के तौर पर 2418 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर 2237 का स्टॉप लॉस फ्यूनिक्स मिल पर आते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिनिक्स मिल्स में खरीदारी की सलाह है 2418 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा जो शेयर है आईआरएफसी का, तो ये दो शेयर जय की तरफ से। कुणाल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? वेल, मेरे भी दोनों स्टॉक फिलहाल अभी बाय में ही है। एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने लिया हुआ है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो उसी बाउंस बैक के साथ प्ले करूंगा मैं। पहला स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स। 1717 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1650 के एसएल के साथ ये स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहले भी 1650 का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला था। तो 1717 के राउंड है, 1650 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 1770 1770 का पहला टारगेट है। जैसे ही टारगेट ब्रेक होता है ऊपर में अल्टीमेट टारगेट 1855 का भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा है एचएल। एक ब्रेकआउट हमें एचएल में देखने को मिला है, आप कह सकते हो फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। 2750 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करूं जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 1770 का पहला टारगेट है जो स्टॉक, सॉरी टारगेट की बात करूं तो 2985 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, 2985। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 3150 का दूसरा टारगेट भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। यहाँ पर 2985 और 3150 ये दो लक्ष्य कुणाल की तरफ से। 2750 का स्टॉप लॉस और रिवर्सल देने के फेज में है पीवीआर आइनॉक्स का शेयर, वहाँ पर भी कन्विक्शन स्ट्रांग है। आज हम देख रहे हैं कि दिन की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है पीवीआर आइनॉक्स का शेयर, और उसके लिए जो टारगेट है वो है 1770 पहला और 1855 दूसरा लक्ष्य। सुधीर जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं सर? क्या दोनों ही तेजी के सौदे होंगे या फिर कुछ बिकवाली करके मौके बनेंगे? नहीं, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पैनल पे और सारे सब दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से हम स्टॉक्स आज मार्केट देख रहे हैं, ओवरऑल निफ्टी लेवल पे थोड़ा सेलिंग दिख रहा है, मार्केट स्लगिश है। बैंक निफ्टी में थोड़ा कम वीकनेस है कल के मुकाबले, पर काफी चुनिंदा मिड कैप्स में आज भी एक्शन है। और मुझे लग रहा है आज भी जो हिसाब से मिड कैप इंडेक्स में मूव है और हम देख रहे हैं कि काफी मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो दोनों स्टॉक्स मेरे मिड कैप साइड से ही है। और पहला स्टॉक है होटल सेक्टर से। हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से होटल सेगमेंट में एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं और मेरा पहला पिक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में हमने देखा है कि लास्ट 3-4 महीने में एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में था स्टॉक ने। इनफैक्ट एक ही बार वो जो 20 दिसंबर में जो स्टॉक 20 दिसंबर को जो फॉल आया था उसमें स्टॉक ने एक ओवरबॉट जोन से करेक्शन देके न्यूट्रल हो गया था और उसके बाद पिछले 5-6 दिन में से जो कंसोलिडेशन हो रहा था 430 और 440 के बीच में, उसके वहां से आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो जो हिसाब से मुझे लग रहा है डेली वीकली मंथली स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, सेंटिमेंट सेक्टर के लिए बुलिश है, तो यहाँ से इंडियन होटल्स को लिया जा सकता है 446 के स्टॉप लॉस से 465 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है एनबीसीसी। अब पीएसयू स्पेस में हमने देखा है कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये स्टॉक में आज हमने देखा है कि पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन था तकरीबन 79 और
383 हाफ के बीच में, वहां से एक ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ स्टॉक ने अपना जो पिछला जो स्विंग हाई है 86 का 15 दिसंबर का, उसके ऊपर भी अब सस्टेन होने में स्टॉक कामयाब रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एनबीसीसी में यहाँ से एक अच्छी चाल आ सकती है। 84 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक को हम 95 96 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, इंडियन होटल्स पर बड़े दिन बाद दोबारा से मूव दिख रही है। हालांकि एक राउंड ऑफ तेजी दिख भी गई है और जितने भी न्यू ईयर्स की थीम थी, हॉलीडे सीजन की थीम थी, अब तो खैर पिलग्रिम और स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी जो थीम थी वो काफ़ी हद तक इन स्टॉक्स में मूव आई, लेकिन अब फिर से स्टॉक्स एक्शन में और इंडियन होटल्स आपके रडार पे आया। सुदीप, ओके, इंटरेस्टिंग टू वॉच। बढ़ते आगे, विवेक कारवा भी है हमारे साथ, उनसे भी समझते हैं इस वक्त वो रीड क्या कर रहे हैं। विवेक, थोड़े से जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, मेटल हो, इसको ऑफकोर्स आईटी थोड़ा सा शायद नर्वस, क्योंकि सीजनली जो Q3 रहता है वो अर्निंग्स के लिहाज से वीक भी रहता है आईटी का, और अभी अर्निंग्स ही एक बड़ा ट्रिगर भी रहेगा हमारे लिए। आईटी सेक्टर्स जिस तरह से नैस्डैक भी परफॉर्म कर रहा था कल, 1.5% वीक था, आईटी काउंटर्स पे क्लियरली आपको एक रब ऑफ दिख रहा है। क्या थोड़े से एक शॉर्ट का व्यू इस वक्त आईटी स्टॉक्स पे अर्निंग्स के लिहाज से बनाना चाहिए? दूसरा, मेटल्स को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से इंच बैक हो रहा है, चाइना से डिमांड, एक जो रिसेशनरी डिमांड, ग्लोबल डिमांड वीक हो सकते हैं उसकी बात भी है, लेकिन उसके साथ ही एक आर्गुमेंट ये भी है कि डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है। तो कैसे अप्रोच करें इन दोनों सेक्टर्स को? देखिए, पहले आईटी पे आते हैं। आईटी एक हद तक चल चुका था, करीबन आपको दिखेगा कि 20-25% इंडेक्स बढ़ गया था, और उसके कारण काफी स्टॉक्स जो थे वैल्यूएशन वाइज एक लो अंडर वैल्यूएशन से फेयर टू थोड़े कॉस्टली रेंज में आ गए थे। अब आगे चल के काफी हेडविंड्स है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार रहेंगे, क्योंकि जो स्पेंडिंग है इस क्वार्टर में यूएस से मिनिमम रहती है। तो अगले क्वार्टर में हो सकता है कि इंप्रूव हो, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट हो सकता है कि ओके ओके रहे। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि एक बड़ा रैली यहाँ से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऑन डिप्स आपको मिलता है तो उस वक्त ही आईटी को देखना चाहिए। यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, दो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है कि यूएस में जो इलेक्शन आने वाला है इस साल, तो उस बेसिस पे काफी स्पेंडिंग हो सकता है कि आईटी में आए। और जो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है अमेरिका में, अगर वहां पे वो इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है फेड का, तो एक और स्पेंडिंग यहाँ पे आईटी में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वैसे होता है तो आईटी यहाँ से चलेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने के लिए एक स्टैग्नेशन फेज में जाने वाला है। अब अगर मेटल्स की बात करें, देखिए आर्ग्यूमेंट ये सही है कि आज जो चाइनीज मार्केट्स है बहुत वैल्यूएशन वाइज सस्ते लेवल्स पे मिल रहे हैं। तो अगर वहां पे थोड़ी सी भी बॉयंसी आती है और इकोनॉमी रिकवरी दिखाता है वहां से, तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर एक अच्छा खासा आपको पंप अप दे सकता है। तो जब तक वो एक सिग्नल नहीं आएगा, मेटल काफी दौड़ चुका है, तो एक करेक्शन वाजिब है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आपको अगर 5-7% अगर नीचे मिलता है तो उस वक्त मेटल्स को देखना चाहिए। और चाइना लग रहा है, एक ग्रीन शूट्स काफी सेक्टर्स में दिख रहा है कि चाइना यहाँ से रिकवरी आपको स्लोली दिखाएगा, क्योंकि काफी मार खा चुका है इकोनॉमी। तो मेटल्स पे मैं बुलिश रहूंगा, आईटी पे मैं न्यूट्रल रहूंगा। ठीक है, आईटी पर, मेटल्स पर आप बुलिश रहेंगे, आईटी पर ओके फाइन। एक इनफैक्ट पूजा ने थोड़ी सी रिसर्च भी प्रिपेयर की है, उनसे भी समझ लेते हैं कि आईटी, क्या थोड़ी सी आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन की चिंता लग रही है? अब सेकेंड वीक से आप HCL के आईटी पैक के लार्ज कैप्स के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, बाजार उन पर भी रिएक्ट करेगा। क्विकली एक बार पूजा से समझ लेते हैं कि बड़ी वरीज क्या है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशन में किस तरह की कमजोरी दिखी है, और जो एप्पल का एक डाउनग्रेड दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में, क्या वहां से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है हमें? पूजा की रिसर्च भी लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच क्विकली एक बार बजाज ऑटो पर आपको एक फ्लैश ये पढ़ देते हैं। बाय बैक कर सकते हैं कंपनी 8 जनवरी को, विचार कर सकते हैं 8 जनवरी को। सो बाय बैक की न्यूज़ बजाज ऑटो में, और कब होगी इस पर मोर क्लैरिटी? जब ये 8 जनवरी को इसमें एक बोर्ड बैठक होनी है और उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई बजाज ऑटो की। क्विकली पूजा से समझते हैं कि इस वक्त बड़े कंसर्न्स क्या है, और क्या जो एप्पल का डाउनग्रेड है वो भी वे कर रहा है कि आज इंडियन आईटी स्टॉक्स को? बिल्कुल, आईटी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि दबाव आज भी जारी है। अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सेंसेक्स जहां 10% चला, उसके सामने बीएसई आईटी इंडेक्स में 18% का उछाल आया है। लेकिन अगर पिछले 5 सत्रों का अगर एक रिटर्न देखें तो सेंसेक्स में जहां 1% की गिरावट आई है, उसके मुकाबले इंडेक्स
3% टूट चुका है। अगर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें जैसे कि इन्फोसिस, यहाँ पर 4% की गिरावट आई, विप्रो करीब 3.5% टूटा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में भी 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली और ये केवल पिछले 5 सत्रों में ही इस तरह का एक्शन था। कहीं ना कहीं अब कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर, अर्निंग्स को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि 2024 खत्म हो चुका है, 2023 खत्म हो चुका है, अब हम 2024 में एंट्री ले चुके हैं। अब एक एक करके तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित होंगे और तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर कुछ यहाँ पर चिंता निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो डील पाइपलाइन है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। टेक बजट में थोड़ा धीमापन आ सकता है, टेक स्पेंडिंग जो है वहाँ पर थोड़ा धीमापन आ सकता है और इस बीच मैनेजमेंट को क्लाइंट से CY24 के लिए टेक बजट में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो आने वाले क्वार्टर में, अगले साल फाइनेंशियल ईयर में दिख सकता है। तो यानी FY24 और Q3 थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं। अब इसमें जो कैलेंडर ईयर 24 का जो IT बजट है उस पर नज़र रहेगी और FY24 के आई ग्रोथ और मार्जिन की गाइडेंस को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं इस बार के नतीजों में, ये इस पर खास करके नज़र रहेगी। इस बीच हमने देखा घरेलू फैक्टर्स तो वीक दिखाई ही दे रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट ने मूड और माहौल खराब किया है। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर आ चुके हैं। पिछले साल 2023 में यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में वहाँ पर भी तेजी आई है। अक्टूबर के बाद नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट आई, सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और एप्पल के शेयर में भी डाउनग्रेड वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ खबरें भी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स में आज कमजोरी है। यही नहीं, यहाँ पर जो EPS अनुमान है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं और नीचे की तरफ अब EPS अनुमान दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट का जो EPS अनुमान था वो पहले 191 था, अब वो घटकर 185 पर हो गया है। एम्फेसिस 99 पर था, 96.8 पर EPS अनुमान आ गया है। खास करके यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका EPS अनुमान में कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स आज कमजोर हैं। पर ये व्यू बताने के लिए, लेकिन बजाज ऑटो पर वापस चलते हैं क्योंकि बजाज ऑटो ये बायबैक जो है पिछली बार से भी बड़ा बायबैक हो सकता है और शेयर होल्डर्स को भी कुछ पैसा वापस देना चाहती है कंपनी। इनफैक्ट बजाज ऑटो की बात करें तो 2023 में कई सारे लॉन्चेस रहे, वन ऑफ द की परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा। 7200 का टारगेट बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स दे रही हैं इस वक्त और 8 जनवरी को यानी सोमवार को बोर्ड की बैठक होनी है और इस बात पे विचार होगा बायबैक को लेकर कितना बड़ा साइज हो सकता है, डेट और टाइमलाइंस को लेकर ये सारी क्लैरिटी आएगी। लेकिन बजाज ऑटो में इस न्यूज़ के चलते सडन स्पाइक तो आया, 3.5% इस खबर से मोमेंटम आया है। एक बार समझ लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ में और ऊपर की तरफ और क्या स्ट्रेंथ दिखा सकता है काउंटर, टेक्निकल राय भी ले लेते हैं एक बार हमारे साथ। इनफैक्ट विवेक कारवा से समझते हैं। विवेक, क्योंकि बजाज ऑटो के लिए एक स्टेलर ईयर ये रहा है और आप ऑटो देखें, 2 व्हीलर्स देखें, कई सारे लॉन्चेस, प्राइस हाइक, हालांकि थोड़ा सा एक्सपोर्ट फ्रंट पे जरूर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट पहले फर्स्ट हाफ में रही बजाज ऑटो के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड करने का तरीका तो है बायबैक्स अपने शेयर होल्डर्स को। बाईबैक करेंगे तो एक रिवॉर्ड करने का तरीका तो है ही, लेकिन जो कॉन्फिडेंस देता है मैनेजमेंट की तरफ से कि स्टॉक का प्राइस पे कि इन दामों में अगर हम लोग लेने के लिए तैयार है तो बाजार को इसको गौर से देखना चाहिए। और अगर आप ओवरऑल 2 व्हीलर सेगमेंट की जितनी भी कंपनीज है, ओवरऑल अगर पीयर ग्रुप का PE वगैरह देखो तो आज करीबन 125 के आजू बाजू चल रहा रहेगा और बजाज ऑटो का आपको आज भी 28 में मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉस्टली नहीं है, पहली चीज। हाँ, एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वो तो देखिए आज जो जो ग्लोबल फ्रंट पे हो रहा है वो तो एज टाइम कम्स अपने को वील हैव टू क्रॉस द ब्रिज। लेकिन जो स्टॉक चला है करीबन 4-1 हजार रुपए से लगातार आज 7,000 रुपए पे, मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज फिर भी महंगा नहीं लग रहा है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और जिस हिसाब से ये लोग अब EV स्पेस में उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, TVS ऑफ कोर्स एक लीडर रहा है, लेकिन बजाज भी अब पूरे EV स्पेस में घुस रहा है अंदर। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको एक हेडविंड्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना चाहिए और ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए बजाज ऑटो को। और डैम कैपिटल ये वो ब्रोकिंग फर्म है जिसने कि इनका टारगेट 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,200 रुपये कर दिया था और उसी दिन उन्होंने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त तेजी आई थी शेयर के भाव में और अब तो जो भाव दिया था 7,200 का उससे सिर्फ 300 रुपये दूर रह गया है।
पिछली बार अगर हम बायबैक की बात करें तो 2,500 करोड़ रुपए का कंपनी ने बायबैक किया था और सोमवार को फिर से बैठक होने जा रही है। उसमें बायबैक के क्वांटम को लेकर, बायबैक के भाव को लेकर फैसला होगा। हालांकि आमतौर पर यही होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके मुकाबले ज़्यादा भाव पर ही बायबैक कंपनी लेकर आती है और इसके चलते इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी रहता है। और ये जो बाइंग हम देख रही हैं वो इसलिए होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि पहले शेयर खरीदते हैं, एक्युमुलेट करते हैं और उसके बाद उसको बायबैक में टेंडर भी कर देते हैं। अगर टेंडर रूट के जरिए अगर बायबैक होता है तो कई बार ओपन मार्केट से भी कंपनीज अपने शेयर बायबैक करती हैं और ज़्यादातर बार टेंडर रूट का सहारा लिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर वैल्यूएशंस को लेकर जैसा कि विवेक कह रहे हैं सवाल नहीं है और अभी भी ये आकर्षक है। और कंपनी ने ये बताया है कि एक्सपोर्ट में थोड़ी सी वीकनेस रही है लेकिन उसको सुधारने की प्रक्रिया में है। और जो अच्छी चीज़ ये है कि हमने देखा था कि बजाज अब कहने की जो प्रीमियम सेगमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और उससे कंपनी के मार्जिन ड्राइव होंगे। तो निश्चित तौर पर बजाज ऑटो आज अभी फोकस में है और अगले कुछ दिन तक ये फोकस में बना रहेगा। इस पर और भी हम व्यू लेंगे और थोड़ा एक रिसर्च भी लेकर आएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ऑप्शंस में कमाई के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। ऑप्शंस के चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं kushbohra.com के कुश बोहरा। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? तो अभिषेक, सबसे पहले आपको वेरी गुड आफ्टरनून और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यार देखिए, कैपिटल गुड सेगमेंट में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। हमारा आज का पिक है वो सीमेंस है। इस स्टॉक ने एक बहुत ही लंबे समय का जो डाउनफॉल था उसे कंप्लीट किया और अब एक रिवाइवल के मोड में है। 4,000 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीमेंस पे एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ से भी बन रहा है। तो सीमेंस में 26 जनवरी की एक्सपायरी का 4100 का कॉल करीब 150 के आसपास बाय करें। यहाँ 175 और 200 के टारगेट्स होंगे और 125 स्टॉप लॉस। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 7,500 का प्रॉफिट पोटेंशियल। ठीक है, सीमेंस को लेकर कुछ की रणनीति और सीमेंस की 4,100 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एट द मनी कॉल है ये 150 रुपये के भाव पर और लक्ष्य होगा 250 रुपये और अगला लक्ष्य होगा 200 रुपये। बिल्कुल सीधी सपाट। आप देखिए 150, 250, 200 स्टॉप लॉस 125 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 7,500 रुपये और अधिकतम जो नुकसान इस ट्रेड में बन सकता है अगर सही नहीं पड़ी कॉल तो वो होगा 3,750 रुपये का। इसलिए रिस्क को बिल्कुल एनालाइज करके ही आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है। और हमारा स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने आ जाएगा कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो है नुकसान है 50,000 रुपये का। तो अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय लें, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड करें, ये हमारे तरफ से आपको सलाह है। एक व्यू ज़रा लेंगे एसबीआई को लेकर। आप ज़रा राय दीजिए सुदीप। एसबीआई में हम देख रहे हैं कि आज वैसे तो निफ्टी बैंक का माहौल उतना ठीक नहीं था, थोड़ी रिकवरी की कोशिश वहाँ हुई है, लेकिन उस कोशिश में भी जो रंग डाला है वो एसबीआई ने डाला है। एसबीआई में आपको लगता है कि फर्दर मूव होगा, यहाँ पर ट्रेड बनता है क्या? सुदीप जी? जी मैं सुदीप जी, ये SBI सवाल पे आपसे सर। हाँ, मैं एसबीआई पे स्पेसिफिकली कमेंट नहीं कर पाऊंगा कंप्लायंस रीजन से, बट ओवरऑल मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स पे एक व्यू दे देता हूँ कि पीएसयू बैंक इंडेक्स पे यदि हम देखें तो पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था इंडेक्स। जो हिसाब से ट्रेजेक्टरी है डेली, वीकली, मंथली, सारे 4 टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। और पीएसयू बैंक इंडेक्स यदि हम देखें तो 5690 और 5800 के बीच में ट्रेड कर रहा था और आज वो रेंज में से ब्रेकआउट आया है। तो स्पेसिफिकली विद इन द पीएसयू बैंक इंडेक्स भी यदि आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सब में एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक तेजी जारी रहेगी अगले कुछ दिनों तक। और विद इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस यदि आप देखें तो आज पीएसयू बैंक इंडेक्स पॉजिटिव है 1.5%। तो इन अ वे इट इज इवन आउट परफॉर्मिंग। सो अगले कुछ दिनों तक पीएसयू बैंक्स पे आप नजर रख सकते हैं। अगले कुछ दिन तक नजर रख सकते हैं। सुदीप जी माफी चाहेंगे, कंप्लायंस वाला जो चक्कर था ना मेरे दिमाग से मिस हो गया बिल्कुल ये। लेकिन आप चूंकि सारे बैंकों के नाम ले रहे हैं, उनका तो लीडर तो एसबीआई है। एक जरा व्यू ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, एसबीआई कहाँ तक के लेवल से आप देख रहे हैं?
वेल अभिषेक जी, एसबीआई की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में फिलहाल हमें देखने को मिली है। स्टॉक आप देखो रिसेंटली 555 पे ट्रेड कर रहा था और वहां से वन वे अपसाइड की मोमेंटम में स्टॉक ने 657 तक के हाई बनाया है। नाउ अभिषेक जी, मैं इतना कह सकता हूं कि ब्रेकआउट लेवल के पास आके स्टॉक खड़ा है और एक पिनंट फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो अभी स्टॉक फॉर्म कर रहा है और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ऊपर में 652 653 पे है। तो अगर स्टॉक 653 का अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बेस पे 100 रुपया भी अपसाइड की मोमेंटम, यानी कि आप कह सकते हो 750 तक का भी लेवल एसबीआई हमें दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, वेट करेंगे 653 654 के ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट अगर स्टॉक हमें दिखाता है तो वहीं पे हम खरीदारी करके चलेंगे और लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे उस टाइम पे वो हमारा एसएल होगा 630 का। ठीक है, 630 रुपए का स्टॉप लॉस एसबीआई के लिए। ये देखिए, ये होती है खबर और ये खबर का असर। ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ पिछले 5 मिनट में दिख गई। बजाज ऑटो को लेकर खबर आई कि 8 जनवरी को कंपनी का बोर्ड शेयर बायबैक पर विचार करेगा और बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आई, कोई भाव नहीं, कोई क्वांटम नहीं। और आप देखिए शेयर को जैसे पंख लगे। कई बार क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कंपनीज या फिर जो शेयर्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव खबरों का बस इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कि डैम कैपिटल की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद हमने बड़ी तेजी देखी और उससे बड़ी तेजी आज हो रही है 6%। और ये 6% अभी के अभी क्या है, ऐसा नहीं कि शेयर 3% चढ़ा था और अभी खबर आई तो फिर 6% हो गया, नहीं। दिन के ज्यादातर हिस्से में शेयर ने जो अपनी जर्नी जो आज कर रही है वो लाल निशान में बिताई है और खबर आने के बाद हम ये मूव देख रहे हैं। 400 रुपए करीब करीब ये शेयर चढ़ गया और 7000 के स्तर को भी पार करके रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। 7050 रुपए, सिर्फ 7000 नहीं, 7050 भी अब जोड़ दीजिए इसमें। तो बजाज ऑटो में मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ आंकड़े ने हम निकाल के लेकर आएंगे कि बजाज ऑटो ने पिछले जो बायबैक्स किए हैं कितने प्रीमियम पर किए हैं, कंपनी के पास फिलहाल कैश कितना है, ताकि अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से बायबैक कंपनी करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका एनालिसिस जारी रहेगा और आपके लिए बीटीसी ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बजाज ऑटो तो इस वक्त टॉप गेनर भी है निफ्टी की अगर आप बात करें तो, और 5.5% की तेजी बजाज ऑटो में इस न्यूज़ के बाद देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन इस बीच क्या खबर डी स्ट्रीट ब्रोकिंग हाउस में डीलर्स के बीच गर्म है इस वक्त, ये हमें शरद बताएंगे। खबर गर्म है, हमारा खास सेगमेंट। जी बिल्कुल, आरती इंडस्ट्री जो है फोकस में रहने वाली है। यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी जो है यूपीएल के साथ बातचीत कर रही है एक नए बड़े लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। सूत्रों से पता चल रहा है 18 स्वदेश कि यहाँ पे जो है एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है यूपीएल के साथ साइन हो सकती है और अभी बातचीत भी चल रही है। और याद रखिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस की जो उनकी कामकाज है ऑलरेडी यूपीएल के साथ आरती इंडस्ट्रीज़ का है और ये एक लंबे अवधि का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर साइज जो है ये मिल सकता है। हाल ही में जो है आरती इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंस भी किया था कि उनको जो है लगभग 3000 करोड़ का एक बहुत बड़ा जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है 9 साल का एक ग्लोबल एग्रोकेमिकल मेजर प्लेयर के साथ भी उन्होंने करार किया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ देखने मिल रही है। जो हमने रिप्लाइड क्वेरीज भेजी थी यूपीएल को तो वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ ने जवाब दिया 18 स्वदेश के क्वेरीज को और उन्होंने कहा कि यूपीएल जो है लंबे समय तक जो है कस्टमर रह चुके हैं सालों साल और उनकी जो कंपनी है रेगुलरली सप्लाई करती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को विभिन्न प्रकार के। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। तो ओवरऑल जो है आरती इंडस्ट्रीज़ की बातचीत चल रही है यूपीएल पे एक बड़ी इंटरमीडिएट्स के ऑर्डर पे। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आरती इंडस्ट्रीज को, ये बात हो रही है। और इनफैक्ट हमने देखा था लास्ट वीक भी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई। आरती इंडस्ट्रीज इस वक्त बजिंग भी है, थोड़ा सा आज ज़रूर सॉफ्ट दिख रहा है एक आध दिन से, लेकिन उसके अलावा ये 520 530 से जो मूव चली है सीधा 650 तक आपको ये स्टॉक में वन साइडेड मूव दिखाई दिया। और एक बार आरती इंडस्ट्रीज पे व्यू भी ले लेते हैं। जय, थोड़े से केमिकल स्टॉक्स फिर से फ्रिजल आउट हुए हैं उनके गेंस, लेकिन इंडिविजुअल नेम्स पर क्या व्यू रहेगा? आरती इंडस्ट्रीज के एक बार चार्ट चेक करके बताएं। थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में है, लेकिन फंडामेंटल उसके अलावा सेक्टर आउटलुक इस वक्त फिर भी इतना बुरा नहीं है। सॉरी, आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहे तो काफी टाइम से ये स्टॉक थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज में चला गया। अराउंड 640 वाला सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है डेली चार्ट पर।
इवन हम थोड़ा देखें तो जब से ये वीकली चार्ट पर 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहे हैं, तब से यहाँ पर काफी अच्छे कॉल्स आ रहे थे एनालिस्ट साइड से। ऑल्सो ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम भी कैरी ऑन हो रहा था। मुझे लग रहा है ये वापिस से 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की और एक बार रुक करेगा, जो 640 के वहां पर प्लेस हुई है। सो आरती इंडस्ट्रीज नो डाउट कंपनी काफी अच्छी, बट अभी थोड़े टाइम एक्यूमुलेशन का फेज रहेगा और थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार ये स्टॉक में आते हुए दिखेगा। तो 640 वुड बी समथिंग, मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वहां पर मैं यूज करूंगा। अभी के लिए आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक फॉर नाउ। इंडस्ट्रीज पर इस वक्त थोड़ी सी निफ्टी में कुछ और काउंटर्स जो वीक हुए हैं, उसमें अब आपके लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी ऐड हुए हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इनमें और वीकनेस बढ़ी है। UPL जैसे काउंटर्स में और वीकनेस बढ़ी है। टेक शेयर्स तो कहीं से आज दिन भर के ट्रेड में कहीं से भी रिकवरी अटेम्प्ट ही नहीं हुई। और इनफैक्ट कंज्यूमर नेम्स में भी अब ब्रिटानिया और TCS जैसे नेम्स भी इस वक्त थोड़े वीक हुए हैं। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर 1% वीक है, ब्रिटानिया फ्लैट है इस वक्त। तो ये जो कंज्यूमर नेम्स भी आप वीक हो रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ आप देखें तो इस वक्त बहुत सेलेक्टिव स्पेसेस पे है, और जिनमें स्ट्रेंथ है उनमें ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप स्टॉक्स हैं, लेकिन लेंडर्स में आप बात करें, पब्लिक लेंडर्स में बात करें तो SBI में स्ट्रेंथ है। SBI में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखता है क्या विवेक? क्योंकि आप बैंक्स में देखें, स्पेशली PSU लेंडर्स में और लार्ज कैप PSU लेंडर्स में, तो SBI में एक अच्छा खासा वैल्यूएशन रनअप जो है वो कैचअप हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा चला भी नहीं है 2023 में। इनफैक्ट जो आज जेफरीज का रिपोर्ट था उसमें भी यही कहा गया था कि जो बैंकिंग सेगमेंट है, मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे सस्ते लग रहे हैं और सबसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप SBI देखो तो कंपैरेटिवली अगर छोटे जो PSU बैंक्स है, जिनमें देखिए बैंक्स अच्छा कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर देखो तो SBI को काफी चलना चाहिए था वहां से। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाई ही बोलूंगा मैं SBI पे। और जो जब भी ये बैंक वैल्यू अनलॉकिंग भी करेगा, अब कब करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जब भी करेगा इसका काफी आपको एक वापस एक वेल्थ क्रिएट करके ही देने वाला है स्टॉक। तो ऐसे बुलिश, मतलब मैं तो काफी बुलिश हूँ बैंक्स पे, तो मेरा तो टॉप पिक रहेगा SBI PSU सेगमेंट से। ठीक है, SBI टॉपिक है विवेक की। प्रियंका, आपको ना मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर आ जाएगी और आप ज़रा देखिए उसको। मतलब देख के आपको आश्चर्य भी होगा और आपको खुशी भी होगी, निश्चित तौर पर हंसी तो छूटेगी ही छूटेगी। ये तस्वीर हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर आई है हमारे पास हैदराबाद से, बताई जा रही है कि हैदराबाद की तस्वीर है, और वहाँ पर जोमेटो का ये डिलीवरी बॉय, वहाँ पर जब ये दिक्कत चल रही थी, अभी कल जो ट्रकर्स की हड़ताल चल रही थी, फ्यूल को लेकर दिक्कत थी, तो भाई साहब ने अपना घोड़ा उठाया और कहा कि नहीं, डिलीवरी तो मुझे करनी है जी, और ये डिलीवरी करके आए। और ये तस्वीर वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। मतलब ये कहते हैं कि हैदराबाद निज़ामों का शहर है, अलग एटीट्यूड होता है, जहाँ भी लोग होते हैं अपनी अलग पहचान एक बनाते हैं, लेकिन ये कमाल की तस्वीर। पेट्रोल की किल्लत तो कोई बात नहीं, निकल लिए घोड़े से डिलीवरी करने। तो ये एक बेहतरीन हम तस्वीर कह सकते हैं कि आई है, और निश्चित तौर पर। और जोमेटो ना इस तरह की इनोवेशन के लिए भी जाना जाता है। अब पता नहीं इसमें ये डिलीवरी बॉय की तरफ से इनोवेशन या कंपनी ने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन लास्ट ईयर भी खबर आई थी और ख़ुद कंपनी के जो CEO हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने कहा था कि न्यू ईयर के मौके पर उन्होंने भी डिलीवरी की। तो ये तस्वीर, वैसे हैदराबादी एक और बॉय है मोहम्मद सिराज, साउथ अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के वो छक्के छुड़ा रहे हैं, 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। लेकिन प्रियंका, कैसा लगा आपको ये फोटो देख के, ये फुटेज देख के? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक, इनफैक्ट आपने याद दिला दिया। पिछले साल ये बात दीपेंद्र गोयल ने खुद न्यू ईयर्स पे कहा था कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास उस टाइम स्टाफ नहीं था तो मैं खुद डिलीवरी करने चला गया। और आप ये जो रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर पेट्रोल फ्यूल आप व्हीकल से नहीं जा सकते, लेकिन कमिटमेंट अपनी डिलीवरी को लेकर बहुत बड़ी है, और वो घोड़े पे भी चल गए। बहुत ही बढ़िया तस्वीर आप अभिषेक सामने लेकर आए हैं। इसी बात पे एक बार जोमेटो के स्टॉक को भी वैसे डिस्कस कर लेते हैं, 2 सेपरेट थिंग्स। लेकिन लगातार जो जोमेटो का स्टॉक मूव में, अब इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस भी फिर से बढ़ाई। इनफैक्ट न्यू ईयर्स पे, ये जो न्यू ईयर वीक था लास्ट वीक ऑफ द ईयर, इस पे कई सारी डिलीवरीज भी बढ़ी आई, फिगर्स भी आई हैं कई सारी जोमेटो की तरफ से, स्विगी की तरफ से। तो स्टॉक जो है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। विवेक से एक बार डिस्कस करते हैं। विवेक, टर्न अराउंड स्टॉक था जोमेटो 2023 में, इनफैक्ट प्रॉफिटेबल भी हुआ और लगभग 80% का गेन जोमेटो ने 2023 में दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े फंड्स के पास
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास अब जोमेटो है, रडार पर आना शुरू हो गया, और अब से नहीं, ये उन्हीं लेवल से जब ये चलना शुरू हो गया था यहां से। लेकिन अब किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए, एक 52 हफ्तों में, एक साल में 126% चल चुका है। अब यहां से किस तरह के अपसाइड एक्सपेक्ट करने चाहिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने नीचे से होल्ड करके रखा है? प्रियंका, मुझे ध्यान है ये 50 रुपए में हम लोग डिस्कस किए थे और बोल रहा था कि ये वापस 100 रुपए भी जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस पीक था ना, करीबन 170 लिस्ट होने के बाद, वो स्टॉक वो रेट भी आपको दिखाएगा। देखिए, 2-3 कारण है। एक तो जो डिलीवरी फीस है वो 3 रुपए से लेके इन्होंने 4 रुपया कर दी, तो करीबन 33% का मुनाफा इनको, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन उनका बढ़ जाएगा। और आगे चल के जो QSR स्पेस है, इसको मैं QSR में अगर जोड़ूं तो ये पहली कंपनी होगी जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट दिखाएगी, और हो सकता है कि आगे चल के मतलब नेट प्रॉफिट आपको दिखाने लग जाए। और जो बुक्स में कैश है इनके, अब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास करीबन 5-6 हजार करोड़ बुक्स पे कैश रहेगा, हॉट कैश, जो ये लोग वापस यूज करेंगे इनका जो भी एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अंडर वैल्यूड नहीं है, डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि जैसे ही प्रॉफिट दिखाता है आपको यहाँ से वो रैली दिखाएगा, तो होल्ड करना चाहिए इसको। रखना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। बड़ा गेन आपको 2023 में हुआ है, लेकिन बिगर गेन्स आर येट टू कम, तो आप इसे पोर्टफोलियो में बिल्कुल बना के रखें। लेकिन एक और कंज्यूमर रिलेटेड न्यूज हम तक अनुराग लेकर आए हैं कि जल्दी रोड एक्सीडेंट में जो जख्मी लोग होंगे उनके लिए फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। पूरी खबर एक बार अनुराग से डिटेल में समझते हैं। अनुराग, थोड़ी डिटेल्स और समझाइए इस खबर की। देखिए, भारत के अंदर जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और उसके पीछे ये बड़ी वजह ये भी है कि रोड एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट जो विक्टिम है उसको मिलना चाहिए, वो वक्त पे नहीं मिल पाता है। जो क्रूशियल 1 घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद, उसमें कोताही की वजह से जो एक्सीडेंट में जो इंसान है उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जहाँ पर कहा गया है कि 50,000 रुपये तक का जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को दिया जाएगा। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब केंद्र सरकार जल्द ही उसको लेकर एक एजेंसी नियुक्त करने वाली है जो इस कैशलेस ट्रीटमेंट को फैसिलिटेट करेगी, और जो गोल्डन आवर का ट्रीटमेंट होगा अप टू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये तक का, वो पूरी तरह से फ्री होगा और कैशलेस होगा, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अमूमन रोड एक्सीडेंट में 3 तरह की जो गाड़ियाँ होती है। एक तो इंश्योर्ड व्हीकल, तो इंश्योर्ड व्हीकल से जो एक्सीडेंट हुआ होगा उसके जो पैसा दिया जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। अनइंश्योर्ड व्हीकल जो है उनका जो पैसा है वो केंद्र सरकार के फंड से दिया जाएगा। और जो तीसरा है हिट एंड रन व्हीकल्स का, तो हिट एंड रन का व्हीकल्स की जो फंड तैयार किया है वो है मोटर एक्सीडेंट फंड, वहाँ से ये कंपनसेशन का जो है वो पैसा दिया जाएगा। और इसमें नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी राशि भी बढ़ा दी है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन है, और इंजरी के केस में 50,000 रुपए तक का कंपनसेशन है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इसकी तैयारी कर दी गई है, और अब सरकार इसकी एजेंसी नियुक्त करने जा रही है जहां पर गोल्डन आवर का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा, कैशलेस दिया जाएगा। नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ट्रोमा सेंटर है, वहां पर तो इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका थोड़ा दबाव आएगा, क्योंकि उनका जो फंड है उससे ये पैसा चुकाया जाएगा। जी बिल्कुल अनुराग, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव ये खबर ज़रूर है, लेकिन मानवीय आधार पर अगर हम बात करें तो जो राहगीर होते हैं, जो सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उनके लिए कम से कम एक मुकम्मल व्यवस्था देश में ज़रूर हो जाएगी। लेकिन बाज़ार पर नज़र डालें, बाज़ार में जो बिकवाली की आंधी है थोड़ी सी और तेज़ हो गई है। आप देखिए 21,500 के आसपास अब निफ्टी आ गया है, और जो गिरावट है वो बढ़ के 150 की हो गई है। कहाँ से आई है? आईटी स्टॉक्स तो टूट रहे थे, मेटल में प्रेशर देख रहे थे, लेकिन आग में घी डालने का काम किया है रिलायंस ने। बाजार का दिग्गज 10% का वेटेज निफ्टी में, और
एक और जो सबसे बड़ा दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर अब 1.5-2% के आसपास की है। रिलायंस को और अगर आप एचडीएफसी बैंक को क्लब कर दीजिए तो ऑलमोस्ट 25% वेटेज ये दोनों के दोनों शेयर मिलाकर निफ्टी में कमांड करते हैं। 1.5% नीचे एचडीएफसी बैंक है और 1% से ज्यादा नीचे रिलायंस का शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और इसके चलते ही हम प्रेशर देख रहे हैं। 21,520 के आसपास है, यानी कि परसों के सत्र में जो रिकॉर्ड हाइज बने थे सोमवार को, वहां से बाजार अब 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है और 150 अंक तो आज ही साफ हो गए हैं। तो इस पर व्यू भी लेंगे और थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे कि बाजार की इस कमजोरी के बीच आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जानेंगे, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि इटिनो स्वदेश सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और इसके लिए हमने सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च किया है। ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके बिकवाली गहरा गई है। 150 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहां भी तस्वीर थोड़ी सी खराब ही दिख रही है। 570 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। आईटी, मेटल, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ये मूड खराब कर रहे हैं। गनीमत यह है कि कुछ अच्छे वेटेज वाले जो शेयर हैं, मसलन एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ से प्रेशर नहीं है, अदरवाइज बाजार का हाल और भी बुरा होता। इस वक्त आपको चौतरफा आपको लाल निशान दिखेगा और निफ्टी बैंक हालांकि 66 अंक ही कमज़ोर है एचडीएफसी बैंक के इस झटके के बावजूद। तो बाकी उतना ही निफ्टी बैंक में बहुत बुरी स्थिति नहीं है। इकलौता एचडीएफसी बैंक कहेंगे जहाँ पिटाई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये शेयर चल गया था, 1500 रुपये के आसपास नहीं गया था, उसके नीचे भी गया था और वहाँ से रिकवरी करके हमने 1700 रुपये के भी भाव देख लिए थे एचडीएफसी बैंक में और ऊपरी स्तरों से इसमें अब प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब 10-12 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अब ये समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी क्या कर रहे हैं कल के सत्र के लिए। जय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कौन से ट्रेड्स होंगे आपके? अभी बीटीएसटी में करना चाहूंगा बिकॉज ओवरऑल बाजार निचले लेवल से काफी अभी ऊपर आने की कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर काफी अच्छा अभी चल रहा है। मैनकाइंड फार्मा बहुत टाइम से अच्छा मोमेंटम में और आज भी एट द एंड ऑफ द डे मोमेंटम आया, कल के हाई से अभी अपसाइड दिखा रहा है। सो 2167 के अराउंड अभी भाव चल रहा है। आई वुड सजेस्ट 2230 तक के टारगेट के लिए बीटीएसटी कर सकते हैं मैनकाइंड फार्मा को कल के लिए। सो अच्छा स्टॉक रहेगा और स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना हो तो अराउंड 2140 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मूव और यहाँ से ये 3% चढ़ने के बाद भी आप यहाँ से इसे बीटीएसटी ट्रेड्स ले रहे हैं। आपका क्या होगा सुदीप बीटीएसटी ट्रेड आज का? मैं फ्रेश ट्रेड नहीं देना चाहूंगा। मैं जो स्टार्टिंग ऑफ द शो में जो इंडियन होटल्स पे जो मेरा व्यू था, मुझे लग रहा है वही स्टॉक को मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहूंगा इन द मिड कैप साइड। तो मुझे लग रहा है इसी को इंडियन होटल्स को बीटीएसटी 446 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए हम लेके जाना चाहिए। इंडियन होटल्स पर आपका बीटीएसटी ट्रेड होगा जो आपने ओपनिंग ट्रेड दिया, ठीक है। कुणाल, क्या एक बार निफ्टी के लिए भी एक बार बीटीएसटी सोचा जा सकता है? आज बैंक निफ्टी अच्छा रिकवर हुआ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या एक केस बनता है या फिर आप इंडेक्स को अवॉइड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स? वेल, फिलहाल कुछ स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम मुझे दिख रही है, तो पर्टिकुलरली मैं अगर जाऊंगा तो स्टॉक स्पेसिफिक ही जाऊंगा। एक जीनियस पावर करके स्टॉक है, 250 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमें जीनियस पावर में देखने को मिला है। तो इसमें एक बीटीएसटी ट्रेड बनने की सलाह है। 238 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट है 260 का है 260, और जैसे ही 260 ब्रेक करेगा ये स्टॉक हमें ऊपर में 275 तक की भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 10% तक की मूव लाइकली चांसेस है कि कल के ही दिन में ये स्टॉक दिखा दे। तो जीनियस पावर बाय करके चलने की सलाह है 238 के एसएल के साथ। और 5% की तेजी और इनफैक्ट अच्छी मूव है कैपिटल गुड्स के स्टॉक में। सीमेंट्स पर भी थोड़ी देर पहले कुछ हमें ऑप्शन का ट्रेड दे रहे थे। पर यहाँ से मुझे लग रहा है 198 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही आई वुड सजेस्ट फ्रेश बाइंग, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज और अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज के कंजेशन के वहां पर चल रहा है और 190 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। सो अभी के लिए आई डोंट थिंक बाय करना चाहिए। एक बार 198 डिसिसिवली क्रॉस हो जाए उसके बाद ही ये स्टॉक को फ्रेश बाइंग के लिए यूज कर सकते।
ऑलराइट, तो ये फ्रेश बाइंग अभी नहीं, लेकिन क्या जिस तरह का शॉर्ट कवरिंग का बाउट आज कुछ सिलेक्टिव रियल एस्टेट स्टॉक्स में आया है, वो भी क्या बीटीएसटी ट्रेड्स हैं या फिर और एक ऐड करने वाले कैंडिडेट्स हैं? ब्रॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी और इनफैक्ट प्रेस्टीज तो मॉर्निंग में ही बहुत तेज था, तो क्या इन सब स्टॉक्स में भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? ये धीरे धीरे हम सेक्टर्स की थोड़ी सी वीकनेस भी देख रहे हैं जैसे कुणाल, तो क्या रियल एस्टेट स्ट्रेंथ में रहेंगे एक पर्टिकुलर कुछ काउंटर्स? गोदरेज प्रॉपर्टी की बात हो, ब्रॉय रियलिटी, परसिस्टेंट की बात हो? वेल जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, आप गोदरेज की बात कर लीजिए, डीएलएफ की बात कर लीजिए, ओबेरॉय की बात कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड हो सकती है। और एक अच्छा स्टॉक आपने मुझे अभी सजेस्ट किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देखो स्टॉक का फिलहाल एक ब्रेकआउट लेवल के पास आके रुका है, लाइकली चांसेस है कि कल के दिन में हमें स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिले। मेरा जो व्यू है वो खरीदारी करके चलने का ही है। स्टॉक अभी 2054 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप प्रेजेंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो कल का जो लो है 2044 रहेगा, यानी कि सिफर साइड 2040 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपर में टारगेट देखने जाए तो 2065 का पहला टारगेट है, और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 2085 का दूसरा टारगेट भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से गोदरेज स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2055 पर ये शेयर है, लेकिन पहला जो टारगेट 2065, उसके बाद 2085, ऐसा कुणाल जी को भरोसा है। लेकिन विवेक, आप जरा ना एक शेयर देखिए, बायोकॉन, ये आज वायदा बाजार का टॉप गेनर है और आज इसमें कई सारे ब्लॉक डील्स लगे हैं और उस ब्लॉक डील्स के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में हरियाली है। वैसे भी ये शेयर ये जाना जाता है कि अपने सेगमेंट के एक उलट ट्रेड देता है, मतलब इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर पिछले साल की बात कर लें तो ये शेयर करीब 5% कमज़ोर हुआ है 2023 में, और फार्मा इंडेक्स को आप देखिए मतलब 30-35% के रिटर्न्स आए हैं, बिल्कुल उलट चाल। लेकिन विवेक, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए इसकी जो ग्रोथ की स्टोरी है, आप लोगों से जब बातचीत होती है और जो थोड़ी बहुत हमारी समझ कहती है कि बायोसिमिलर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो बिजनेस इनका किस तरह से आगे ग्रो होता है। आज की तेज़ी को देखकर क्या कुछ कन्विक्शन आपका आ रहा है बायोकॉन को शेयर को लेकर? ऐसा क्या बदल रहा है शेयर में जो हम इस तरह की रौनक देख रहे हैं, और आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, एक दिन की रैली के बाद सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये तो कल पता चल जाएगा। और आपको बोल दूं कि मतलब जो फार्मा स्पेस में है, ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कई इन्वेस्टर्स काफी टाइम से लेके बैठे हुए हैं और वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन लग रहा है, फिर भी कंपनी ने मूवमेंट नहीं दिखाया है। जो बायोसिमिलर पाइपलाइन है इनका, जहां तक मुझे ध्यान है, करीबन 20 या 25 मॉलिक्यूल्स इनके इन दी पाइपलाइन है, और काफी कंपनी ने रिसर्च R&D पे बहुत खर्चा किया है, और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको लगातार खर्चा करना पड़ेगा R&D पे। तो अगर ये चलता है तो डेफिनेटली अगर रिवर्सल आ गया है सही में, तो ये तो काफी रनअप दिखा सकता है आपको। तो बहुत ही अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है, लेकिन कभी बोलते हैं ना बाजार के टेस्ट योर पेशेंस, तो वही कर रही है स्टॉक। और बाकी फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है, किसी के पास तो रखना चाहिए, और कई मतलब 2 साल से तो मैं भी रख के रखा हूँ इसको। साल से तो विवेक जी भी लेके बैठे हैं बायोकॉन को। बढ़िया है। ये जो आखिरी जो आपके लाए थे, जो एक तरह से आपका जो डिस्क्लोजर था, ये भी हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगा, ये दे देना चाहिए। ये एक शेयर BHEL आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की कमजोरी है, और ऊपरी स्तरों से अगर हम रुपए के टर्म्स में बातचीत करें तो 10 रुपये नीचे आकर अपने ऑल टाइम हाई से, वहाँ पे ये अपने हाल फिलहाल के जो हाइस थे वहाँ से नीचे आके ये ट्रेड कर रहा है। BHEL, सुदीप जी, आपको लगता है कि जिसके शॉर्ट के ट्रेड्स हैं, क्या उसको कैरी करें, कल के लिए लेकर जाएं, और क्या थोड़ा सा और इसमें प्रेशर के आसार आपको दिख रहे हैं? सी आई डाउट कि किसी ने आज सुबह शॉर्ट किया हो, या मतलब ये थोड़ा प्रेशर में तो स्टॉक है, बट ओवरऑल ये स्टॉक का यदि हम ट्रेजेक्टरी देखें डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे, तो ये एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है पिछले 2-3 महीने में। तो जो इसका एक स्विंग हाई था दिसंबर महीने का 188 का, जो हमने देखा था कि जो वो बड़ा फॉल आया था 20 दिसंबर को 188-190 का, तो ये एक जोन, एक रेफरेंस पॉइंट बन के रहेगा। और जब तक स्टॉक इसके ऊपर है
तो मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही है, क्योंकि बड़े रनअप के बाद 3-1%, 4%, 5% के फॉल का कोई बड़ा क्वांटम नहीं होता है। मतलब इतना, अगर यदि हम देखें 130 से 205 तक हो गया और स्टॉक ऊपर से 10-1 रुपया टूट रहा है, तो मुझे लग रहा है और 3-4 रुपया भी टूट जाए, पर 186, 187 का जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के रहेगा। और जब तक स्टॉक 186 के ऊपर सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो डिप्स पे मेरे ख्याल से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और 186 का एसएल रखे यदि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है या कोई इसे ट्रेल करना चाहता है। कुणाल, एक से ना क्विकली आपसे व्यू चाहूंगा, सिर्फ व्यू है इस पर, कोई ट्रेड नहीं चाहिए हमें। वो है सुब्रोस का शेयर। आज देखिए, आज भी इसमें आग लगी हुई है, लगातार ये शेयर चल रहा है। 5 दिन की बात करें तो 25% के आसपास की रैली, और जब से खबर आई थी कि एसी के ट्रक्स के केबिन में एसी अनवार किया जाएगा, इसमें लगातार गर्मी है, ठंडी वाली खबर से गर्मी लगातार बनी है। आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं शेयर को? ऑलरेडी काउंटर में ब्रेकआउट आ चुका है, एंड उस ब्रेकआउट के बेस पे मुझे लग रहा है कि अभी और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे जो अभी से लेवल है वो 744 है, और जैसे ही 744 ये लेवल क्रॉस करता है, ऊपर में 1050 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, और भी अच्छी खासी तेजी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ये तो सुब्रोस पे बात हुई। ऑटो एंसिलरी काफी तेज हैं पिछले कई दिनों से। इनमें एक सुब्रोस तो क्या चल ही रहा है, तो उसमें एक न्यूज का ट्रिगर था, लेकिन आप दूसरे स्टॉक्स देखें, ल्यूमैक्स, जय भारत ऑटो, रोज ही आपको स्टॉक्स दिखेंगे, मुंजाल ऑटो, इन सब में आपको अच्छी मूव, ऑटो एंसिलरी में अच्छी मूव एक इस वक्त चल रही है। लेकिन आज मार्केट में जिस तरह की रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स ने दिखाई है, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि वहां वॉलेटाइल मूव थी। रिकवरी का अबाउट लगभग 300 पॉइंट रिकवर हुआ है निचले लेवल से बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी पर इनफैक्ट रिकवरी किसी तरह की भी अटेम्प्ट नहीं हुई। इनफैक्ट अब जाते आते हम और थोड़े से वीक होके जा रहे हैं, 150 पॉइंट लगभग 0.25% तक की गिरावट आप निफ्टी पर देख रहे हैं। 21,600 के नीचे, 500 इनफैक्ट कहना चाहिए 21,500 के पास क्लोज होने की तैयारी हो रही है। और बड़े जो ड्रैगर है आज वो क्लियरली मेटल और आईटी थे। पहले 5 टॉप काउंटर्स की बात करें तो उसमें ये 2 स्पेस से ही काउंटर्स हैं, heavily dominated in the dragging spaces. Hindalco, JSW Steel, Wipro, Tech Mahindra, LTI, Mindtree, इन काउंटर्स में आपको आज दिन भर में एक रिकवरी भी अटेम्प्ट होते हुए नहीं दिखा, ना आईटी मेटल में, और इनफैक्ट नीचे ही बाजार को खींचा इन्होंने। लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट आवर में ऑटोपैक्स बजाज पोर्टो की पॉजिटिव न्यूज आई, बायबैक की न्यूज। पिछला बायबैक 2500 करोड़ का कंपनी ने 22 में किया था, उसके बाद अब ये बायबैक होगा, और जैसा कि रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद ये बायबैक का साइज बड़ा होगा पिछली बार से। ये बाजार को न्यूज पसंद भी आई, और 4.5% की तेजी देखना होगा सोमवार को बोर्ड बैठक तक, तब तक क्या स्टॉक में तेजी रहेगी। फिलहाल मोमेंटम स्टॉक रह सकता है अभी 4.5% की तेजी। इसके अलावा आईटीसी जैसे काउंटर में आज इसी के वन ऑफ द बिजनेसेस जिसमें है ये, उससे पीयर बिजनेस में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखी, तो आज आईटीसी में भी आपको मोमेंटम दिखी। हालांकि सारे एफएमसीजी काउंटर में कोई बड़ी मूव नहीं है, लेकिन आईटीसी में आप रब ऑफ दिखाई दिया क्लियरली। आज बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, और इनफैक्ट मिड कैप बैंक्स तो सुबह से ही वीक नहीं हुए थे, लेकिन रिकवरी अटेम्प्ट हुई है लार्ज कैप से, और लार्ज कैप बैंक्स में स्टेट बैंक से, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक से, और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक से, और उसके बाद हमने देखा बैंक्स अच्छे रिकवर भी हुए। एट द सेम टाइम दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें आज फ्लैटिश सा ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ है वो पावर स्पेस के स्टॉक्स आप देखिए, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स को देखें, वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट लॉन्ग अगर जहां हम एफएनओ के काउंटर्स की भी बात करें, उसमें कुछ एफएनओ के कई और काउंटर्स जिनमें उसमें देखें क्लियरली कैश में भी और एफएनओ के काउंटर्स में भी फार्मा के काउंटर्स ने लीड लिया। तो फ्रंट सीट पे आज थोड़े से फार्मा स्पेस के, फार्मा हेल्थ केयर के काउंटर्स थे, और बैक सीट पे जो ड्रैगर थे वो आईटी था, मेटल था, और जिसके चलते हमने देखा कि आज एक सेशन जो वीक ही कहना चाहिए बैंक्स के लिए, हालांकि रिकवरी का ट्रेड था, लेकिन अब देखना होगा कि ये स्ट्रेंथ क्या बैंक्स में बनी रहती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और वॉच आउट करना होगा कि किन लेवल्स पर हम ट्रेड करते हैं। आज बुधवार को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आएगा, वो आएगा फेड की पॉलिसी, एफओएमसी मीट दिसंबर में जो हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, तो हम कल उस पर भी रिएक्ट करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स उस पर आज वर्क कर सकते हैं, और हमारे लिए ग्लोबल क्यूज भी होंगे कल। ये तो रहा आज की ओवरऑल बाजार का हाल। शो को यहीं समेटता है, लेकिन अगला शो मनीष कल की तैयारी